ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में प्रदूषण का मुद्दा तब तक मायने नहीं रखता जब तक लोगों की एक एक सांस पर आफत ना आ जाए। और इस आदत का असली चैंपियन हमारे देश का सिस्टम भी है और एक हद तक देश के नागरिक भी हैं, क्योंकि कुछ हो हल्ले के बाद अक्सर प्रदूषण का मुद्दा उसी हवा में गायब हो जाता है जिस हवा ने आजकल देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाके को बहुत बीमार कर दिया है। खबरदार में आज हम इसी सवाल का विश्लेषण करेंगे कि आखिर हमारे नेताओं और सिस्टम के पास प्रदूषण से लड़ने का कोई ठोस प्लान क्यों नहीं है, जबकि प्रदूषण के मामले में हम दुनिया भर में चैंपियन हैं। हवा में PM 2.5 वाले जो खतरनाक कण होते हैं और जिनसे प्रदूषण का स्तर मापा जाता है, वो आज शाम 5:30 बजे तक न्यूयॉर्क में 15, लंदन में 56, पेरिस में 40, बीजिंग में 53, दिल्ली में 493, यानी दिल्ली में आकर दुनिया का प्रदूषण मीटर फेल हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन आंकड़ों के बावजूद एक्शन के नाम पर सिर्फ बातें हो रही हैं, राजनीति हो रही है। आज दिल्ली में हवा ने कुछ मेहरबानी दिखाई तो कुछ धुंध भी कम हुई, सांस लेना भी आसान हुआ, नहीं तो हमारे आलसी सिस्टम ने लोगों का दम निकालने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। आज हवा ने थोड़ी मेहरबानी न की होती तो दिल्ली की सांस में सांस आज भी ना आई होती। धुंध से कुछ राहत तो मिली, लेकिन इतनी नहीं कि ये कहा जाए कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिस्टम भी भगवान भरोसे ही बैठा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों को इस स्मॉग से थोड़ी राहत मिली है। इस राहत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो जमीन से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाएं, जिसकी वजह से जमीन पर भी जो हवाएं हैं वो उनकी रफ्तार बढ़ी है। पिछले कई दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवाएं स्टैग्नेंट थी, यानी बिल्कुल चल नहीं रही थी। हफ्ते भर से हवा में इस आफत पर पिछले 3 दिन में हमारे नेता जागे। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। कल दिल्ली सरकार ने कुछ फैसले किए, लेकिन आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ही सवाल पूछ लिए। अगर इमरजेंसी घोषित की है तो कितने बिल्डर्स और कितने कूड़ा जलाने वालों के चालान किए गए? सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। NGT ने सरकार से कहा कि एक्शन में आइए, क्योंकि कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होता। NGT ने यह सवाल पूछा कि अगर घर और स्कूल दोनों में प्रदूषण का स्तर बराबर है तो स्कूल बंद क्यों किए गए? और क्या हेलीकॉप्टर सिर्फ VVIP लोगों के लिए ही है? हेलीकॉप्टर से ही पानी का छिड़काव करवा दीजिए। कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि क्या सिर्फ हेलीकॉप्टर VVIP लोगों के लिए है, जो VVIP लोग हैं उनके लिए हैं? क्यों आप ऐसा नहीं करते कि आर्टिफिशियल रेन की बात करें? आप आर्टिफिशियल रेन करा के कम से कम स्मॉग कम कर सकते हैं। और आपने कितने चालान करे कंस्ट्रक्शन साइट्स के, ये बताइए। तो इस पे कोई भी इफेक्टिव आंसर नहीं आ पाया है कोर्ट में। किसी के पास कोई ठोस प्लान नहीं है कि आखिर प्रदूषण से कैसे निपटा जाए। सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और दूसरे संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग की, तो केंद्र सरकार ने आसपास के राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की। हवा में प्रदूषण से ज्यादा तो राजनीति है। कारणों में से एक कारण है जो 20% है। 80% कारण मध्य जो पूरा दिल्ली का क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र और पूरा आजू बाजू का क्षेत्र है, NCR जिसको हम कह रहे हैं, वो उसका मूल कारण है। अपनी गलतियों के लिए, अपनी नाकामियों के लिए दूसरों का जवाबदार ठहराना ये अच्छी बात नहीं है। अड्डा दिल मानता है भी 250 किलोमीटर से जहाँ आ जाएगा। हमारी तो बेंड नहीं इधर को आती है, हमारी तो बेंड तो इधर जाती है। हमारा तो प्रदूषण है ही नहीं पंजाब में। ये डाटाज बताते हैं कि जो क्रॉप बर्निंग हरियाणा के अंदर है उसका रेशियो बहुत कम है और उसका बिल्कुल इफेक्ट NCR के ऊपर नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर क्रॉप बर्निंग का जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आरोप लगाते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स का भी जो लेवल है पोल्यूशन का वो बहुत ही नीचे है। और हवा पे किसी का जोर नहीं है, ना उसकी कोई बाउंड्री होती है। अब क्रॉप बर्निंग जो हुई है उसका ये बहुत बड़ा असर है और विंड रुक गई है एकदम। तो इसलिए ये दिल्ली और NCR की पूरे की ये स्थिति है। एक तो नेता देर से जागे, सिस्टम अलर्ट नहीं रहा, ऊपर से जब लोगों की सांसों पर आफत आई है तो राजनीति के पॉइंट्स बनाने में नेता लगे हुए हैं। ऐसे में कौन सा फॉर्मूला, क्या प्लान और क्या प्रदूषण से लड़ाई की बात की जाएगी? बातों से प्रदूषण दूर होता तो भारत दुनिया का सबसे स्वच्छ देश बन जाता। कल 8 और 9 और 10
मैं इस दौरान दोपहर को, दिन को तेज़ हवा चलने से विजिबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। बट उसके बाद फिर से 10 तारीख की शाम को या 11 तारीख की सुबह को एक बारी फिर से पैटर्न ऐसा एस्टेब्लिश हो रहा है जिससे हमारा जो पोल्यूशन है एंड एयर क्वालिटी दोनों में, पोल्यूशन में बढ़ोतरी और एयर क्वालिटी में गिरावट आने की संभावना है। सुन लिया आपने, अभी 3 दिन तो कुछ हालात सुधरेंगे, लेकिन इसके बाद फिर वही धुंध, फिर वही जहर का अटैक हो सकता है, जिस धुंध और जहर को पीने के लिए पिछले हफ्ते भर से दिल्ली और आसपास के 2.5 करोड़ लोग मजबूर हैं। प्रदूषण के कहर से कराह रही दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में यह साफ कर दिया कि दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेवार है। इसलिए अब आरोप प्रत्यारोप की बजाय दिल्ली सरकार को कुछ ठोस कदम उठाकर दिल्ली की जनता को फौरी तौर से राहत दिलानी होगी। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में इसी धुंध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा से ठीक उसी तरह से मिले और हैदराबाद हाउस में दोनों नेता जिस तरह से घूमे, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ इसी जगह पर घूमे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और धुंध की तस्वीर के बीच ये इत्तेफाक है कि दिल्ली आज उसी तरह से धुंध और प्रदूषण से लड़ रही है जिस तरह से वर्ष 1952 में लंदन शहर लड़ रहा था। वर्ष 1952 में लंदन में ऐसे ही हालात के बीच करीब 4000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से ब्रिटेन में क्लीन एयर एक्ट लागू किया गया जिसमें उद्योगों और वाहनों से काले धुएं के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दिल्ली की स्थिति यह है कि यहाँ प्रदूषण का मीटर तक फेल हो रहा है। कल सरकार ने बड़े फैसले किए थे, लेकिन हाल ये है, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है देश की राजधानी दिल्ली का असली हाल। कल लैंडफिल साइट्स पर आग और धुएं को रोकने की बातें कही गईं, लेकिन क्या इसे रोकने के लिए किसी देवदूत का इंतजार हमारा सिस्टम कर रहा है? दिल्ली में प्रदूषण की एक बड़ी वजह लैंडफिल साइट भी है। यहाँ पर अचानक से कूड़े से आग निकलने लगती है, धुआं फैलता है और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा इस प्रदूषण को झेलना पड़ता है। और अभी भी आप देखें, सरकार ने जिस तरह से आदेश दिए हैं कि लैंडफिल साइट पर किसी भी तरह से आग नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे पहाड़ में आपको सिर्फ धुएं के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और दिल्ली में कूड़ा निपटाने की चारों लैंडफिल साइट्स पर अक्सर आग लगने से धुआं फैलता रहता है जो पूरी दिल्ली की हवा में जहर की तरह घुलता है, लेकिन इसी को रोकने में हमारे सिस्टम की सांसें फूल जाती हैं। प्रदूषण के बीच बच्चे कैसे रहते हैं? डर नहीं लगता है कि कहीं बीमारी ना हो जाए? बीमारी का तो पूरा डर लगा रहता है सर। आंखों में जलन हो रही है बच्चों के और सांस में लेने में दिक्कत हो रही है। और इधर ये कूड़े पे इतनी आग लगी रहती है कि बच्चों के आसपास ही रहते हैं इस लैंडफिल के? सामने ही रहते हैं। आप सामने ही रहते हैं जी। ये तो हमेशा आग निकलती है क्या यहाँ से? हमेशा धुआं होता रहता है, ये आग बुझती नहीं है, ना कोई इसको बुझाने वाला आता है सरकार की तरफ से। लोगों में हवा वाली इमरजेंसी है, हालात बहुत खराब है। कल सरकार इससे निपटने का प्लान लेकर आई, लेकिन असलियत क्या है ये तस्वीरें बता रही हैं। लैंडफिल साइट्स पर आग बुझाने की बातें कही गई, कुछ होता हुआ नहीं दिखा। निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर 5 दिन का बैन लगा, लेकिन सच्चाई ये है कि निर्माण कार्य रोकने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के नरेला इलाके में ऐसी ही तस्वीर दिखी। काम आज बंद नहीं कर रखा है? बंद तो नहीं चल रहा काम। क्या बात, किसका काम है ये? किसका काम है? कौन चला रहा है? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? फिर यार गवर्नमेंट का भी काम बंद नहीं कर रखा है। पता नहीं आप लोगों को आज बंद करना काम? अच्छा, पता नहीं होगा ना फिर। इस सब के बीच अगर कुछ दिखा तो वो 17 साल की सबसे बड़ी धुंध के सामने सिस्टम के लिए खुद को चमकाने वाली ये तस्वीर, जिसमें वो ये कह सकते हैं कि कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी धुंध में इसे चुल्लू भर पानी डालना ही कहा जाए तो कम नहीं होगा। ये धूल जो है ये इस तरह से सड़कों के किनारे जमा होती है और उसके बाद लोगों के लिए मुसीबत बनती है, उनकी सेहत कहीं ना कहीं इससे खराब होती है। लेकिन अब जो पानी का छिड़काव हो रहा है उसके बाद ये धूल जो है वो यहाँ से हट जाएगी। लेकिन ये कार्यक्रम आखिर चलेगा कब तक?
क्योंकि प्रदूषण तो 24 घंटे होता है। लेकिन इस चुल्लू भर पानी से क्या होगा जब दिल्ली में हवा बहुत बीमार है? ना दिल्ली का खुद का प्रदूषण रुक रहा है, ना पंजाब और हरियाणा में खेतों में फसल काटने के बाद बचा खरपतवार। इस वक्त हम हरियाणा के एक धान के खेत में हैं। खेत से आप अच्छी तरह देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार उठ रहा है और यही धुएं का गुब्बार आसमान में पहुंच रहा है। आसमान में पहुंचकर यही धुआं दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन बैठा है और दिल्ली वालों की नाक में दम किए हुए हैं। आग सर, इसलिए हमें वो भूसा फूकना पड़ता है कि हमें अपनी फसलों के दाम अच्छे नहीं मिलते और इसलिए जो लेबर है वो हमारे को महंगी पड़ती है, इसलिए हमें आग लगानी पड़ती है। मजबूरी है, इसके रेट मिलते नहीं धान के, और अगर हम इसे ट्रैक्टर ट्रॉली में लदवा के अलग भी गिरवाएं तो उसमें बहुत खर्चा आएगा। इस समस्या का इलाज सिस्टम ढूंढना नहीं चाहता। पंजाब हरियाणा में फसल जलाने के सीजन को छोड़ दें तो 80% दिल्ली का प्रदूषण खुद का है। प्लान पर प्लान बनते हैं, लेकिन सवाल यह है कि प्लान सख्ती से लागू करने के लिए सिस्टम गंभीर कब दिखेगा। आज दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को आज से ही सड़कों से हटाने का काम होगा। लैंडफिल साइट्स पर आग पर काबू पाने का हर तरीका ढूंढने को कहा गया। निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर 5 दिन की रोक 14 नवंबर तक बढ़ा दी गई। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए। पटाखे जलाने की छूट सिर्फ त्योहारों पर होगी और कहीं भी ये प्रतिबंधित होगा। दिल्ली पुलिस से कहा गया है कि दिल्ली में आने वाले ओवरलोडेड ट्रक पर कार्रवाई हो। ट्रांसपोर्ट विभाग से कहा गया है कि गाड़ियों के प्रदूषण पर सर्टिफिकेट की सख्ती से जांच हो। प्रदूषण को लेकर सरकार अब लकीर पीट रही है, बैठकें कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि प्रदूषण दिल्ली में अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी आशंका पहले से ही जाहिर की जा रही थी। अब भी अगर सरकार की नींद प्रदूषण से निपटने के इंतजामों को लेकर नहीं टूटी तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में जीना मुहाल हो जाएगा। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। प्रदूषण आतंकवाद की तरह हो गया है, जिसकी निंदा तो सब करते हैं, चिंता तो सब करते हैं, लेकिन जिससे लड़ने का किसी के पास कोई भी ठोस एक्शन प्लान नहीं है। यह बहुत ही विकट स्थिति है, जिसकी सूरत बदलने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ कुछ दिनों के हो हल्ले के बाद इस मुद्दे को हवा में गायब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हमारी सोच पुराने रवैये पर ही चलती रही तो आज हालात जो हैं वो हालात कल और भी बुरे होने तय हैं। इस हवा में सांस ले तो कैसे, ये सवाल सब पूछते हैं, लेकिन इस सवाल से आगे सच ये है कि साफ हवा इस देश में कभी बड़ा मुद्दा नहीं बनी। जबकि जिस दिल्ली में जहरीली हवा जान पर बन गई है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि उसी दिल्ली में हर साल 10 से 30 हजार मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। भारत में वायु प्रदूषण से 2012 में करीब 6 लाख मौतें हुई हैं। चीन के बाद भारत दूसरा बड़ा देश है जहां वायु प्रदूषण से इतनी मौतें होती हैं। देखिए, काफी ज्यादा नंबर बढ़ गया और सिर्फ नंबर नहीं, इवन जो उनके सिम्टम्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 पेशेंट देखते थे तो हम 25 to 30 पेशेंट्स एवरी डे देख रहे हैं जो सांस की जिनको तकलीफ है, जो पोल्यूशन से प्रभावित हैं। और अगर हम पहले आते थे कि थोड़ी खांसी, जुकाम और हल्का सा सांस में वीजिंग आ रही है, अब वो ज़्यादा हो गए हैं सिम्टम्स, यानी कि इतनी दवाई लेने के बावजूद भी उनको आराम नहीं आ रहा है। 3 दिन तक बेहिसाब धुंध के बाद आज मौसम थोड़ा साफ जरूर नजर आया, मगर इस साफ मौसम का मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया। खतरा अस्त है। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 100% प्रॉब्लम बढ़ गई है, जो नई भी थी वो भी स्टार्ट हो चुकी है मुझे। हाँ, रिकवर नहीं हो रहा, ब्रेथलेसनेस हो रही है, चेस्ट में पेन हो रही है, माइल्ड कफ भी है, सांस फूल रही है और ज़बरदस्त फूल रही है, बेचैनी हो रही है और वैसे ऐसा लग रहा है ना मुझे लेटा जा रहा है और बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। जहरीली हवा का सबसे आसान शिकार बनते हैं बच्चे। 7 महीने की मासूम वलिया और 8 महीने की परी का क्या गुनाह है, जिनकी सांसों को हमने जन्म लेते ही जहरीली हवा में कैद कर दिया है। को गले में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और पोल्यूशन भी आजकल बहुत हो रहा है। अब दिवाली की वजह से जो बम पटाखे ये वो, इनकी वजह से और ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ गया। हमें ही आजकल
अगर हम वैसे जाएं बाहर तो पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, और इतने छोटे बेबी को तो हम बाहर ले जाते हुए भी डरते हैं। इसकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा थी, फिर बुखार की दवाई दी, 103 बुखार था इसका। फिर उसके बाद इन्होंने बोला एडमिट कर लिया इनको, फिर उसके बाद इसको मतलब बुखार उतर गया। अभी भी इसको वो अल्ट्रासाउंड किया, फिर इसका रिपोर्ट ब्लड वगैरह लिया तो उसमें ब्लड में इन्फेक्शन आया। आज के हालात खौफनाक हैं और उससे भी ज्यादा खौफनाक है आने वाला कल और वो भविष्य जिसमें एक एक सांस कीमती हो जाएगी, क्योंकि आज नहीं संभले तो यहाँ जीना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रियंका सिंह के साथ जुगल पुरोहित, दिल्ली आज तक। स्वागत है आपका एक बार फिर से खबरदार में अब हम शहादत की खून खौला देने वाली तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शहादत चाहे किसी भी की भी क्यों ना हो, झकझोरने वाली होती है, लेकिन रविवार को पाकिस्तानी फायरिंग में दम तोड़ देने वाले सेना के इस जवान की अंतिम विदाई आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या पाकिस्तान से निपटने का हमारा तरीका सही ट्रैक पर है। देश को ऐसी तस्वीरों की आदत सी हो गई है। सपने सजोने की उम्र में एक नौजवान की चिता का यूं सजना, एक मां का यूं छाती पीटते हुए विलाप करना, एक पिता का अपने बेटे की मौत पर पत्थर दिल हो जाना और एक साथी की अंतिम विदाई पर सैन्य सम्मान का ऐसा शिष्टाचार, सचमुच देश को ऐसी तस्वीरों की आदत सी हो गई है। ये तरनतारन के गुरुसेवक सिंह का ताबूत है। पाकिस्तान के छल का शिकार हुए दूसरे जवानों के ताबूतों की तरह इस ताबूत को भी अंतिम संस्कार के लिए शहीद के घर लाया गया। लेकिन गुरुसेवक सिंह की त्रासदी दूसरों से ज्यादा बड़ी और दिल चीरने वाली है। उनकी ताबूत पर बहने वाले आंसुओं में उनके मंगेतर के आंसू भी हैं, जो सिर्फ 3 महीने बाद उनकी जीवन संगिनी बनने वाली थी। जी बहुत माण आ देश लिए उन्होंने कुर्बानी की है। हमेशा सारा देश सारा नगर उन्होंने जाग रखूगा। मैरिज दियां तकरीबन सारियां तैयारियां हो गई, उन्होंने दी वेट ही बस। आपने एक मंगेतर को अपने होने वाले पति के पार्थिव शरीर को यूं अलविदा कहते, यूं रुदाली करते नहीं देखा होगा। ये दुख का वो आखिरी पड़ाव है जिसके बाद जिंदगी बेमानी लगने लगती है। सरहद पार बैठा वो दुश्मन आंखों पर पट्टी बांधकर हमारे जवानों को बेमौत मार रहा है। एक जवान के साथ कई कई जिंदगियां तबाह हो रही हैं। अगले साल की 13 फरवरी की तारीख तय हो गई थी। राजमीत और गुरुसेवक की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। जरा कल्पना कीजिए कितनी उम्मीदों से उस नौजवान ने अपनी मंगेतर के लिए ये अंगूठी खरीदी होगी। इस पायल को खरीदते हुए कितने सपने उसके जहन में खनके होंगे। ये घड़ी, इन कपड़ों के पीछे कितनी हसरतें नहीं होंगी। गुरुसेवक के साथ इन सामानों का भी आज दाह संस्कार हो गया। लगे कि वीर जी दुनिया तो चले गए, खुशी है वीर जी चले गए, वीर जी हार नहीं हुई तैयार है, हर घर घर खबर जा रही है। बड़ा माण है वीर ते, गर्व है सानू साडे वीर ने देश के लिए कुर्बानी दी है। 3 महीने पहले गुरुसेवक की सगाई हुई थी और 3 साल पहले ही उसे 22 सिख रेजिमेंट में जवान की नौकरी मिली थी। जिंदगी ने तो अभी रफ्तार भी नहीं भरी थी कि पड़ाव आ गया। बहुत खुशी की गल वा जिहड़ा इन्हें देश हाथ शहीदी की, ते दुखी की गल ये ही ਉਹਦੀ शादी सरकार ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। 71 ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। रविवार को गुरुसेवक के साथ ही राजेंद्र नारायण तुपारे भी शहीद हुए थे। पंजाब के तरनतारन की तिलमिला देने वाली तस्वीरें तो आपने देखी,
अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई ऐसी ही हृदय विदारक तस्वीरें देखिए, जहां एक शहीद को आखिरी सलामी दी जा रही है। जैसे उसका जो दुखद घटना हो गया, हमें पता चला, बहुत दुख फील हो गया कि यही हमारा दोस्त हमसे पूछता था कि आर्मी में कैसा है, क्या है। हमारे इधर उधर की बातें चलती थी, आर्मी की ही डिस्कशन ज़्यादा चलती थी। लेकिन अभी भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। देश की सेवा करते करते वो शहीद हो गया। हमें गर्व भी है, उतना दुख भी हो रहा है, जो हम एक साथ आपस में इतना हंसी मजाक करने वाला हमारा एक दोस्त साथी, हमारा जीवन साथी हमारे से छोड़कर आगे चला गया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आखिर देश के सब्र का इम्तिहान लेने वाली शहादतों का सिलसिला कब तक चलेगा। देश को ऐसी तस्वीरों की आदत नहीं होनी चाहिए। तरन तारण से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम एलओसी पर पाकिस्तान की बदमाशियों शैतानियों का विश्लेषण करेंगे। अब इसमें कोई शक नहीं कि एलओसी पर सीमा पार से होने वाली फायरिंग में पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार के गोले दागे जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह तरीका सेना का है। अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। ये हाफिज सईद की नई गीदड़ भभकी है। रविवार को पीओके में मीरपुर से हाफिज सईद ने भारत में आतंकियों के हाथों सर्जिकल स्ट्राइक करवाने की धमकी दी है। कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ना दुनिया ने उसको माना है। कुछ नहीं होगा। तो मोदी तुमने तो कर लिया जो कर लिया। अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। हम हाफिज सईद की इस धमकी को ठेंगे पर रखते हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने की उसे आदत है। हम हाफिज सईद जैसे पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की धमकी की कतई परवाह नहीं करते। सर्जिकल स्ट्राइक पर हमने दुनिया के सामने डंके की चोट पर जो कहा, सच वही है। Yesterday, that some terrorist teams had positioned themselves at launch pads along the line of control. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. ये भारत का सर्जिकल स्ट्राइक पर वो ऐलान है जिसे पूरी दुनिया ने सुना। लेकिन हाफिज सईद की धमकी आज हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि सीमा पार से भारत के खिलाफ चल रही आतंकी साजिश को भी साफ साफ समझा जा सके। एलओसी पर पाकिस्तान की बदमाशियां जारी हैं। कश्मीर की वादियों में उठता धुएं का ये गुबार पाकिस्तान की बुजदिली का सबूत है। उसी बुजदिली का जिसके शिकार रविवार को सेना के 2 जवान हुए। एलओसी की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक की बौखलाहट अभी ठंडी नहीं हो पाई है। 2 दिनों की खामोशी के बाद रविवार को पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों ने कम से कम 4 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों भारतीय पोस्ट पर भारी गोलीबारी की गई। 120 और 80 mm के मोर्टार तक दागे गए, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए जबकि 2 घायल। आपको यह भी बता दें कि ये फायरिंग आतंकियों को घुसपैठ कराने के मकसद से की गई। नहीं, देखिए, पिछले कुछ दिन से काफी हद तक स्थिति पर काबू पा लिया गया है और जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से हुई है उसके अच्छे परिणाम भी निकले हैं और सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वयं इस बात की गवाही भी दे रहे हैं कि इस प्रकार की जवाबी कार्रवाई कई वर्षों में, कई दशकों में उनको देखने को नहीं मिली और उनका मनोबल भी काफी ऊंचे स्तर का है। हमने पाकिस्तान की बौखलाहट का गहरा विश्लेषण किया, कई रक्षा विशेषज्ञों से बात की। हमारे विश्लेषण में कई वजहें सामने आईं। वजह नंबर 1, पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक की बौखलाहट पचा नहीं पा रहा। वजह नंबर 2, सर्जिकल स्ट्राइक का सीधा जवाब नहीं दे सकता, इसीलिए आतंकवादियों की घुसपैठ करवा रहा है। वजह नंबर 3, पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में नवाज शरीफ लगातार मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, ध्यान हटाने के लिए सीज फायर का उल्लंघन करवा रहे हैं। वजह नंबर 4, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ रिटायर हो रहे हैं। भारत से तनातनी जारी रही तो उन्हें कोई नई भूमिका मिल सकती है। पाकिस्तान की मजबूरियां होंगी, लेकिन भारत का इरादा साफ है। भारत दोहरा चुका है,
पहले वार नहीं करना, वार हुए तो छोड़ना नहीं। आई होप एंड आई प्रे कि आप पाकिस्तान समझे इस बात को कि हमें इकट्ठा रहना है, एक दूसरा के ऊपर फायरिंग करके कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो मोदी जी ने उस वक्त लाहौर जाके एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उस दोस्ती को वो भी रिकॉग्नाइज करेंगे एंड दे विल आल्सो स्टार्ट टेकिंग ओवर। जहां से वाजपेयी जी ने जिस तरह शुरू किया था उसको फॉलो करेंगे। पाकिस्तान को समझना होगा, नहीं समझा तो हिंदुस्तान की हुकूमत को दूसरा रास्ता तलाशना होगा, क्योंकि देश को अब अपने जवानों की शहादत और मंजूर रही। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ये सब आखिर क्यों कर रहा है। अब हम आपको एलओसी पर जवानों की मौत का वो आंकड़ा दिखाते हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि पाकिस्तान किस हद तक जा रहा है। हमारी रिसर्च के अनुसार 2011 में सीमा पर हमारे 30 जवानों की जान गई। 2012 में 17 जवान एलओसी पर बेमौत मारे गए। 2013 में सीमा पर मरने वाले जवानों की तादाद 61 रही। 2014 में सीमा पर हमारे 51 जवान शहीद हुए। 2015 में सीमा पर हमारे 41 जवानों ने शहादत दी। 2016 में 30 अक्टूबर तक यानी कि इस साल अभी तक हमारे 71 जवान शहीद हो चुके हैं। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। दस्तक लेकर पुण्य प्रसून वाजपेयी अब से कुछ ही देर में आपके साथ होंगे। आप देखते रहिए आज तक।